सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वी। आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की गतियां देखते हैं, जैसे बीज से नए पौधे का अंकुरित होना, पेड़ पौधों के अंदर नई पत्तियों का आना, फूलों का आना, फलों का आना, पत्तों का झड़ना। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है। जैसे हमारा हाथ किसी नुकीली वस्तु को छू ले तो हम अपने हाथ को तुरंत वापस हटाते हैं, या हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू ले तो हम हमारे हाथ को अपने आप पीछे की ओर हटाते हैं। इसी प्रकार से एक सीधी रेखा में साइकिल चलाना, विभिन्न रंगों की पेंसिलों में से एक रंग की पेंसिल को उठाना आदि ऐसी बहुत सी क्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है। तो हम हमारे शरीर पर किस प्रकार से नियंत्रण कर पाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि विद्युत या लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार के माध्यम से जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और यह जो तंत्रिका तंत्र है यह हमारे शरीर में तारों की तरह पूरे शरीर में फैला हुआ एक जाल है, और यही तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य यह तंत्रिका तंत्र करता है। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं या बाहरी वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आंख से हम देखने का कार्य करते हैं, नाक से सूंघना, कान से सुनना, त्वचा से ताप और दाब का अनुभव या गर्म और ठंडे का अनुभव, दबाव का अनुभव, जीभ से स्वाद का अनुभव। तो ये सारी की सारी सूचनाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी वातावरण से प्राप्त की जाती है। तंत्रिका कोशिका तथा उसकी क्रियाविधि। हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है तथा यह तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनता है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका की संरचना इस प्रकार से है। इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है और इसका आगे का शाखानुमा भाग द्रुमिका कहलाता है, और इसके बीच में यह कोशिकाकाय, इसका बीच का यह हिस्सा तंत्रिकाक्ष कहलाता है, और उसके बाद यह तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। यह तंत्रिका कोशिका की संरचना। हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। पर्यावरण से सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। इन सूचनाओं को हमारी तंत्रिका कोशिका के अग्रभाग द्रुमिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। द्रुमिका इन सूचनाओं को रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेगों में बदलती है, और यह विद्युत आवेग द्रुमिका से कोशिकाकाय तथा तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचते हैं। एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से जुड़ा हुआ होता है। एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। जब विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं तो यहाँ यह विद्युत आवेग कुछ रसायन छोड़ते हैं। यह रसायन इस रिक्त स्थान जिसे सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं उसको पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका तक पहुंचता है, तथा यहाँ से यह पुनः
विद्युत आवेगों में बदल जाता है और दूसरी तंत्रिका कोशिका से यह आगे वाली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। इस प्रकार से विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाएं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। प्रतिवर्ती क्रिया। यदि हमारा हाथ किसी नुकीली वस्तु या गर्म वस्तु को छू ले तो हम अपना हाथ वहां से तुरंत हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो उन संवेदनाओं को हमारी त्वचा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इस संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु तक ले जाया जाता है। मेरुरज्जु इन उद्दीपनों की क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया निर्धारित करता है तथा उस प्रतिक्रिया को प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा मांसपेशियों को भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां सक्रिय होती है और हम अपना हाथ उस गर्म वस्तु से हटा लेते हैं। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाए गए मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इन जंतुओं के मस्तिष्क के सोचने का जो प्रक्रम है वो बहुत तेज नहीं है। अब क्या है कि अधिकतर जंतुओं में मस्तिष्क के अंदर सोचने के लिए जटिल न्यूरॉन का जो जाल है वो या तो कम है या होता ही नहीं है। इस जाल की अनुपस्थिति के कारण हमारी प्रतिवर्ती क्रिया सही रूप से और तेजी से कार्य करे, इसलिए यह प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ है। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी में कंकाल नामक अस्थि बॉक्स द्वारा सुरक्षित रहता है। इसके 3 भाग होते हैं: अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क पुनः 3 भागों में बंटा होता है। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा थैलेमस। मध्य मस्तिष्क, उसके पश्चात पश्च मस्तिष्क फिर 3 भागों में बंटा होता है: अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के समान छोटी संरचना पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। परमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा जटिल भाग है। इसके द्वारा देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना, ज्ञान आदि सारे कार्य नियंत्रित होते हैं। थैलेमस, यह अगर मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है तथा कुछ संवेदी सूचनाएं इसमें से गुजरती है। तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। यह भाग मध्य मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है तथा इसके द्वारा भूख, प्यास, नींद, थकान, ताप आदि नियंत्रित होते हैं। मध्य मस्तिष्क, हम किसी वस्तु को देखते हैं या सुनते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारे सिर या धड़ या गर्दन के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसको मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। जैसे हमें किसी ने पीछे से आवाज लगाई तो हम तुरंत हमारी गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हैं। इसके अलावा यह आंख की पेशियों की गति तथा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क में पहला है अनुमस्तिष्क।
यह अनुमस्तिष्क गरारी के आकार का है। जिस प्रकार से गरारी मोटर को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार से यह शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे सीधी रेखा में साइकिल चलाना, पेन और पेंसिल में से पेंसिल को उठाने पर विचार करना। पोन्स, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। मेडुला ओब्लोगेटा, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं घटित होती, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हृदय का धड़कना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर लार का आना, उल्टी पर नियंत्रण आदि को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा मस्तिष्क खोपड़ी में कपाल नामक बॉक्स में सुरक्षित रहता है। इस कपाल के अंदर द्रव पदार्थ भरे हुए गुब्बारे पाए जाते हैं जो मस्तिष्क की बाहरी चोटों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में पाए जाने वाले मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आगे का भाग, बीच का भाग और पीछे का भाग। आगे का भाग फिर 3 भागों में बंटा होता है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। बीच का भाग सिर्फ मध्य मस्तिष्क। इसका जो पीछे का भाग है वह फिर 3 भागों में बंटा होता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। तंत्रिका उत्तक किस प्रकार से क्रिया करता है? यह उत्तक सूचनाओं को एकत्र करता है तथा इसे शरीर में भेजता है, सूचनाओं को प्रोसेस करता है, निर्णय लेता है तथा पेशियों तक निर्णय को पहुंचाता है। जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी उत्तक अंतिम काम करेंगे। हमारी मांसपेशियां किस प्रकार से कार्य करती है? हमारी मांसपेशियों के अंदर विशेष प्रकार की एक प्रोटीन होती है जो इन मांसपेशियों की आकृति बदल देती है तथा हम किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है? तो हम जानते हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वह अनैच्छिक क्रिया है और जो टहलने की क्रिया है वह ऐच्छिक क्रिया है। अर्थात जब हम टहलते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार टहलते हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि हम हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते। जैसे हमारा हाथ जल रहा है और हमारी इच्छा है कि हम इसको और जलाएं तो हम उसको और नहीं जला सकते। प्रतिवर्ती क्रिया है यह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि जो टहलने की क्रिया है वह हमारे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? सामान्यतः जो हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन हमारा जो मध्य मस्तिष्क है वह हमारी सिर, गर्दन तथा धड़ की प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। यह आंख की पेशियों, आइरिस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारा जो पश्च मस्तिष्क है वह हमारे हृदय की धड़कन, हमारे श्वास की दर, लार को नियंत्रित करना, रक्त दाब, उल्टी, पसीना आना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पादपों में समन्वय। चुई मुई की पत्तियों को छूते ही वह सिकुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? पादपों की कोशिकाओं में जंतुओं की तरह विशेष प्रकार के प्रोटीन नहीं होते,
तथा न ही इनमें विशेष प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर पाए जाने वाले जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं। ये अपने अंदर पाए जाने वाले जल को कम या ज़्यादा करके फैलते या सिकुड़ते हैं। अनुवर्तन, पौधे बाहरी वातावरण के संपर्क में आते हैं तो पौधे के किसी भी भाग में उस दिशा में गति को अनुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, पौधे की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन, पौधे का सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन, पौधों की जड़ों में जल के कारण जल की दिशा में होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। रसायनानुवर्तन, किसी रसायन की उपस्थिति के कारण पौधों में होने वाली गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। जैसे पराग कणों का पौधे की वर्तिकाग्र में आने के पश्चात पौधे के बीजांड तक पहुंचना। पादप हार्मोन तथा इनके कार्य। पहला है ऑक्सीन हार्मोन। यह पौधे के परहों के अग्र भाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। यह हार्मोन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के अग्र भागों में संश्लेषित होता है तथा सूर्य के प्रकाश की विपरीत दिशा में पौधे के छाया वाले भाग में इकट्ठा होता है तथा पौधे के अग्र भाग को सूर्य के प्रकाश की ओर मोड़ देता है। दूसरा है जिब्बेरेलिन। यह पौधे के तनों में बनता है तथा पौधे के तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तेजी से होता है। इसलिए विशेष रूप से यह फूलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, यह पौधों में वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का मुरझाना, टूट के गिरना, फूलों का गिरना इसी के कारण होता है। जंतु हार्मोन। हमारे शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए हार्मोन छोड़ती है। इन हार्मोनों का शरीर में अलग अलग कार्य होता है। यह हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहली है पीयूष ग्रंथि। यह मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के समान पाई जाती है। यह पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन मानव वृद्धि को अर्थात लंबेपन और बौनेपन को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर यदि पिट्यूटराइन हार्मोन कम स्रावित होता है तो व्यक्ति बौना रह जाएगा और अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो व्यक्ति की लंबाई अधिक बढ़ जाती है। पीनियल ग्रंथि। यह अगर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और यह मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन शरीर की दैनिक लय के नियमन का कार्य करता है। तीसरी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह अगर मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यह मोचक और निरोधी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। इन हार्मोन का कार्य पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करना होता है अर्थात पीयूष ग्रंथि कम या ज़्यादा हार्मोन स्रावित न करे। चौथी है थायराइड ग्रंथि। यह गले में श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है
और यह हार्मोन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन से बनता है और शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिससे गला सूजकर बड़ा हो जाता है, जिसे घेंगा या गॉइटर रोग कहते हैं। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। पैराथायराइड ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है और यह पैराथॉर्मोन हार्मोन स्रावित करती है। इसका कार्य रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना होता है। छठी है थाइमस ग्रंथि। यह हृदय के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह छोटे बच्चों में विकसित होती है तथा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है यह सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। अग्नाशय ग्रंथि, यह अमाशय के नीचे पाई जाती है। इसके द्वारा इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करता है तथा ग्लूकागोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। किन्हीं कारणों से हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम बने तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग में इंसुलिन के इंजेक्शन या टैबलेट लिए जाते हैं। आठवीं है एड्रिनल ग्रंथि। यह हमारे शरीर में दोनों किडनीज के ऊपरी भागों में पाई जाती है। यह एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में जब हम भयभीत हो जाते हैं या डर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एड्रिनल सीधा रुधिर में स्रावित होता है। जब एड्रिनलिन हार्मोन हमारे रुधिर में स्रावित हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले हमारे हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है और हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ते ही हम क्या है तेजी से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और हमारा जो खून है वह हमारे पाचन तंत्र तथा त्वचा की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे त्वचा के आसपास की जो छोटी धमनियां हैं वह सिकुड़ जाती है। वह सिकुड़ जाएगी तो उनमें हमारा रक्त नहीं जाएगा। अब उनमें नहीं जाएगा रक्त तो कहाँ जाएगा? हमारा रक्त त्वचा की तरफ न जाके उल्टा हमारे हड्डियों के पास की जो मांसपेशियां हैं उनकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। इन मांसपेशियों को ऑक्सीजन भी अधिक मिलती है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं मिलकर हमारे शरीर को संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करती है। नौवीं है जनन ग्रंथियां। यह दो प्रकार की होती है। पहली है नर जनन ग्रंथि, जिसमें वर्षण, इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है और इसका कार्य लैंगिक अंगों का विकास तथा शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। दूसरा मादा जनन ग्रंथियों में अंडाशय, यह मादा के पेट में स्थित होता है तथा इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इनका कार्य मादा लैंगिक अंगों का विकास, मासिक चक्कर का नियंत्रण और गर्भ का अनुरक्षण करना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो किस क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन पुनर्भरण क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन है वो कब स्रावित होंगे और कितनी मात्रा में स्रावित होंगे, इसका नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि के द्वारा किया जाता है। अब यह क्रिया विधि किस प्रकार से काम करती है? तो मान लो यदि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा अग्नाशय क्या करेगा? इस बात का पता लगाएगा कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ रही है, तो यह इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित करेगा, जिससे क्या होगा? हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है।
और यदि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम होगी तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण है वो कम कर देगी। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोनों के द्वारा किया जाता है। अब ये हार्मोन हमारी ग्रंथियों से स्रावित होंगे और रासायनिक संदेशवाहकों के द्वारा यह संबंधित कोशिकाओं तक पहुंचेंगे तथा उसके कार्य को नियंत्रित करेंगे। तो यह आपका लेसन नंबर 6 कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेसन जीव जनन कैसे करते हैं में।